हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं क्लास 12th के बाद में, जिससे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। तो अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट है, तो आपको ये एग्जाम देना होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। तो इसके लिए रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स को कि मेरी एज लिमिट क्या है, अगर ये एज क्रॉस हो गई है, क्या मुझे 75% मार्क्स चाहिए ही अगर मुझे NIT में भी एडमिशन लेना है, अगर मेरे 75% से मार्क्स कम हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। और उससे रिलेटेड टाइमलाइन भी क्या है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाता है, कितने अटेम्प्ट्स पॉसिबल हैं, कितनी बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो क्लास 12th में जिन स्टूडेंट्स के पास में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होता है वो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। अब जेईई जो एग्जाम है उसकी दो स्टेजेस हैं, एक है जेईई मेन और एक है जेईई एडवांस। तो ये दोनों एग्जाम एक के बाद एक कंडक्ट किए जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। बट जो बोर्ड का एग्जाम देते हैं उसके साथ में आपको ये एग्जाम लेने होते हैं। तो अब यहाँ पे कैसे होता है देखिए। तो सबसे पहले हम जेईई मेन की बात करते हैं। तो जेईई मेन जो एग्जाम है दैट इज फॉर द एंट्रेंस टू गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। तो ये गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है एक्सेप्ट IITs। तो टोटल मिला के 122 इंस्टीट्यूट्स है। उसमें जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको हम जानते हैं दैट इज NIT, जिसको बोलते हैं हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा IIITs भी होती हैं। अब IIITs में भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। दो टाइप की IIITs हैं, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। तो ये कुछ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा भी इंस्टीट्यूट हैं जिसके थ्रू आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ये होता है जेईई मेन। इसके अलावा जो नेक्स्ट एग्जाम है जिसको बोलते हैं जेईई एडवांस। तो अब होता क्या है, आप जेईई एडवांस डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, इसके थ्रू IITs में एडमिशन होता है। लेकिन जेईई एडवांस का एग्जाम देने के लिए पहले आपको जेईई मेन में क्वालिफाई करना होता है। अब उसका मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट जेईई एडवांस देने के बाद में आप IIT में एडमिशन लेंगे। तो आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, जेईई मेन का भी एग्जाम देना है, फिर वो क्लियर करने के बाद में आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे, उसके बाद में आपका IITs में एडमिशन होगा। तो ये प्रोसेस होता है। इसकी टाइमलाइन देखेंगे थोड़ी सी देर में। तो देखिए टोटल मिला के अराउंड जेईई मेन में, मतलब इंजीनियरिंग की जो तैयारी करते हैं 12th में, अराउंड 15 लाख स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। अराउंड लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे तो 14 लाख समथिंग थाउजेंड है। तो 15 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं और उसमें से जो टॉप के 2.5 लाख हैं, जब इसका रिजल्ट आता है उसके जो टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ वही बच्चे जेईई एडवांस के एग्जाम दे सकते हैं। तो ये क्या है, इसका आप बोल सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम है, प्रीलिम एग्जाम। तो ये एग्जाम IIT के लिए प्रीलिम एग्जाम की तरह एक्ट करता है। तो ये जब एग्जाम होता है, इसका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट आने के बाद में एक लिस्ट आती है जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं ये एग्जाम देने के लिए जेईई एडवांस। फिर उसी में से कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स IIT में जाते हैं। तो वो देखिए टफनेस लेवल वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो टॉप के 2.5 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सीट्स की IIT में। तो टफनेस देखिए कितनी है, अराउंड 17,740 सीट्स है। ये लास्ट ईयर का डेटा है। हर साल करीब 200-300 सीट बढ़ रही हैं। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो 2.5 लाख में से इतने बच्चे देते हैं। लेकिन अगर आप 15 लाख में से देखेंगे तो अराउंड 17,000 सीट्स ही हैं, क्योंकि IITs भी टोटल कितनी है, 23 IITs ही हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं एज ऑफ नाउ। तो अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये लिस्ट ऑफ IITs है। अर्लियर टाइम में क्या होता था, काफ़ी टाइम तक ये टोटल 5 ही IITs थी। उसके बाद में IIT गुवाहाटी आई थी। रुड़की एक अलग से कॉलेज था, उसको भी बाद में IIT में कन्वर्ट किया गया। अभी रिसेंटली बहुत सारे नए IITs खुल गए हैं लास्ट कुछ टाइम से। तो टोटल मिला के 23 IITs हैं, ये उसकी लिस्ट है। तो इन IITs में आप एडमिशन ले सकते हैं और इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग जेईई एडवांस एग्जाम। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जेईई एडवांस जेईई मेन के बाद ही देना है। तो अगर आप कंपटीशन की बात करेंगे तो देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए करीब 15 लाख बच्चे हैं। उसमें से अगर आप देखोगे तो करीब 1% सिलेक्शन रेट है। तो 15 लाख में से तो आप नोटिस करिए कितने सारे बच्चे तैयारी करते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को तो एग्जाम के बारे में पता भी नहीं है। तो 15 लाख में से 1% बच्चों का ही सिलेक्शन IIT में होता है। तो इसीलिए आपको वहाँ पे बेस्ट एजुकेशन मिलती है। अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के IITs। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आपको बेस्ट एनवायरनमेंट मिलता है, बेस्ट एजुकेशन मिलती है। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, उसके अलावा भी आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे IITs के जो
वहाँ पे जो फेमस लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो बड़ी बड़ी जगह में जो बिजनेसेस में वहाँ पे सीईओज की तरह, जैसे गूगल के सीईओ हैं या फिर IBM के सीईओ हैं, इस तरह से आपकी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, एडोब का सीईओ है, तो बहुत सारी जगह पे वहाँ पे वो प्रोमिनेंट पोजीशन पे पहुँच जाता है क्योंकि आपका नेटवर्क अच्छा होता है, आपकी एजुकेशन अच्छी होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि रिसेंटली बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनका आपने नाम भी सुना होगा, वो भी डिफरेंट IITs के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है। तो यही इसीलिए कंपटीशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपको बेस्ट जगह पहुंचना है तो उसके लिए आपको compete करना ही पड़ेगा। और एक बार आप बेस्ट जगह पहुंच गए तो आपको बेस्ट नेटवर्क, बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट फंडिंग वहां पे प्रोवाइड की जाती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जेईई एडवांस की एलिजिबिलिटी क्या है? आपको जेईई मेन का एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद में जो टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही एग्जाम देंगे, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे ये एज लिमिट है, इसमें एज लिमिट है, ये लास्ट ईयर का है 2024 जेईई एडवांस का, उसमें अक्टूबर 1, 1999 से पहले आपका बर्थ या उस डेट तक बर्थ होना चाहिए। तो अराउंड 25 ईयर्स की एज तक आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप आइडिया लगाएंगे तो 24, 25, तो ये अगले साल का आएगा तो ये 2000 तक हो जाएगा, 25 का जब आएगा तो अराउंड 24 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हैं। एक बेसिक आइडिया आप दिमाग में ले सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते। अब ये अटेम्प्ट्स काउंट कैसे होते हैं? तो अटेम्प्ट्स काउंट ऐसे होते हैं कि अगर आपने कैसे किया, जब आपने 12th का एग्जाम दिया तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, भले ही आपने जेईई एडवांस का एग्जाम नहीं दिया हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने जेईई मेन का एग्जाम दिया, आप टॉप 2.5 लाख में नहीं आए, तो भी आपका वो फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट होता है 12th के साथ। फिर आप 1 साल और ट्राई कर सकते हैं 12th के बाद, तो ये मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए होता है। तो इसको 2 ईयर्स में डिफाइन कर दिया गया है रेदर देन अटेम्प्ट्स, कि एक तो आपका 12th के साथ देना है, एक उसके 1 साल बाद, उसके बाद में आप नहीं दे सकते। अब 12th आप 20 ईयर्स की एज में कर रहे हैं, 18 में कर रहे हैं, 21 में कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, अब टिल जब तक आप इस एज क्राइटेरिया को मीट करते हैं। अब जब जेईई मेन का रिजल्ट आता है तो ये जो लिस्ट आती है उसमें से वही बच्चे क्वालिफाई होते हैं जिनका मिनिमम 75% मार्क्स आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। सीबीएसई के लिए या जनरली बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें मिनिमम 75% होने चाहिए आपके। किसमें? टोटल जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एक लैंग्वेज होता है, उसके अलावा एक एडिशनल सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट के ही मार्क्स काउंट होते हैं। ध्यान रखिए, आप अगर आप 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट ले रहे हैं फिर आप 75% काउंट कर रहे हैं, यू आर नॉट एलिजिबल। उसके अलावा ये भी क्राइटेरिया है कि अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में भी हैं, अगर आपके 75% मार्क्स नहीं है, मान लो आप किसी और बोर्ड में हैं, राजस्थान बोर्ड में है, पंजाब बोर्ड में है, अगर आपके 75% मार्क्स नहीं आते हैं तो एक टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स की लिस्ट निकलती है, अगर आप उसमें हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपके 74% ही रह गए लेकिन आप टॉप 20 परसेंटाइल में हैं तो भी आप एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी का ध्यान रखिए, एज का तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 24 ईयर्स तक है। अटेम्प्ट एक 12th का और एक 12th के नेक्स्ट ईयर का, बस ये 2 ही अटेम्प्ट है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि मान लो किसी बच्चे के 74% मार्क्स आ गए और उसको ये एग्ज़ाम देना है, अब वो कैसे दे सकता है? तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, सेम ईयर में, जिस ईयर में आपके बोर्ड में 74% मार्क्स आए, आप कुछ सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर दीजिए और उस इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरने के बाद में उसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप कंबाइन करके, अगर आपके 75% क्रॉस हो जाते हैं 12th में उसी ईयर में, तो आप सेम ईयर में आप एग्जाम दे सकते हैं जेईई एडवांस का। और अगर मान लीजिए सेम ईयर में आपके परसेंटेज बहुत कम है, उसमें आप क्वालिफाई नहीं हुए, अब नेक्स्ट ईयर में जेईई एडवांस का एग्जाम कैसे दूंगा? तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर या तो पूरा का पूरा सेम बोर्ड वापस से इंप्रूवमेंट दीजिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए और उसमें आप लेके आइए 75%। उसमें 75% है तो भी आपका चलेगा अगर आप पहले टाइम में नहीं ला पाए, बट आप एज एन इम्प्रूवमेंट की तरह आपको क्लास 12th के पेपर्स देने पड़ेंगे। और उसके बाद में अगर आप जेईई मेन में क्वालिफाई हो जाते हैं टॉप 2.5 लाख में, तो आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर कि आप किस लिए कैसे एलिजिबल होंगे जेईई एडवांस के लिए। जेईई मेन की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो वो भी 12th से स्टार्ट होती है। जिस ईयर आपने 12th दिया, फर्स्ट ईयर इज दैट, उसके बाद में 2 साल और, सिर्फ आप 3 साल तक कंसेक्यूटिव वहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। जैसे अगर मैं 25 की बात करूँगा तो अगर आप क्लास 12 में अपीयर कर रहे हैं 25 में तो आप एग्जाम दे सकते हैं, या लास्ट 2 ईयर्स में, अगर आपने क्लास 12 24 में दिया या क्लास 12 आपने 23 में दिया, सिर्फ यही लोग एलिजिबल हैं जेईई मेन 2025 के लिए। इसके अलावा यही हो गया मैक्सिमम 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स, और इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है जेईई मेन में, जैसे उसमें तो जेईई एडवांस में एज लिमिट थी।
और इसमें कोई भी 75% नहीं है। देखिए जेई मेन में कोई 75% नहीं है। मैंने आपको बताया था जेई मेन से कहाँ पे होता है एडमिशन, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में। तो वहाँ पे एडमिशन के लिए बोर्ड में कोई मिनिमम क्राइटेरिया एज सच नहीं रखा गया है। इसमें आपकी जो जेई मेन में रैंक आएगी उसके बेसिस पे ही आपका वहाँ पे एडमिशन होता है। तो ये हो गया जेई मेन एलिजिबिलिटी। अब हम यहाँ पे टाइमलाइन देख लेते हैं ओवरऑल किस तरह से टाइमलाइन है। तो देखिए क्या होता है, जेई मेन के एग्जाम को 2 अटेम्प्ट्स में रखा गया है। एक बार एग्जाम जनवरी में होता है और एक बार एग्जाम अप्रैल में होता है। आप चाहो तो दोनों अटेम्प्ट्स दे सकते हो। तो इसका फॉर्म अराउंड दिसंबर में या नवंबर के एंड में आता है, जिसको आपको ऑनलाइन फिल करना होता है। फिर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन वो होता है फॉर्म, उसके बाद में आपका डेट आती है किस डेट पे एग्जाम है, और ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। ये भी ऑनलाइन है, ये भी ऑनलाइन है। ये जनवरी में है और ये अप्रैल में। आप दोनों अटेम्प्ट्स भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक एग्जाम दे सकते हैं, आपके ऊपर है। तो दोनों का जो बेस्ट होगा उसके बेसिस पे जेई मेन का फाइनल रिजल्ट आता है अप्रैल के लास्ट में। ये बेसिक आइडिया। बीच में आपका बोर्ड का एग्जाम आता है, ये टाइमलाइन। इसके बाद में जब जेई मेन का अप्रैल के एंड में रिजल्ट आता है, उसके बाद में जो टॉप 2.5 लाख कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते हैं, जेई एडवांस के लिए वहां पे फॉर्म भरते हैं अप्रैल के एंड में। वहां पे फॉर्म ओपन होता है, उसी के बाद ओपन होता है, तभी आपको फॉर्म भरना है। उससे पहले जेई एडवांस का फॉर्म ओपन ही नहीं होता है। और उसके बीच में सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट आ जाता है मई में, और जेई एडवांस का एग्जाम होता है मई के लास्ट में। तो ये आइडिया है। तो पहले आपको दिसंबर या नवंबर में फॉर्म भरना है, जनवरी में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं फर्स्ट, उसके बाद में आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, फिर सेकंड अटेम्प्ट ले सकते हैं। आप जनवरी का नहीं देना चाहते हैं तो डायरेक्टली अप्रैल का भी दे सकते हैं। पहले आप बोर्ड की तैयारी कर लीजिए टिल मार्च। उसके बाद में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो फिर आप जेई एडवांस का फॉर्म फिल करते हैं, और जेई एडवांस का फॉर्म जो एग्जाम होता है मई के एंड में होता है। ये बेसिक आइडिया है, ये दिस इज द टाइमलाइन। और इसके बीच में बोर्ड का रिजल्ट भी आ जाता है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके 75% क्राइटेरिया में मीट हुए या नहीं हुए, तो आप जेई एडवांस देने जाएं या नहीं जाएं। क्योंकि अगर आपका 75% मीट भी नहीं हुआ, फिर भी आप जेई एडवांस देने चले गए और आपने वहाँ पे कुछ मार्क्स भी आ गए, तो आपका एडमिशन नहीं होगा आईआईटी में। क्योंकि जब काउंसलिंग होती है तो उसमें वो मार्क्स भरे जाएंगे कि आपके बोर्ड में कितने मार्क्स आए। अगर आपका 75% नहीं है तो आप एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें रैंक भी ला रहे हैं, तो भी कोई फायदा नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो ये टाइमलाइन होगी। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ क्या है, देखिए एक जेई मेन एक लिस्ट निकालता है जिसको बोलते हैं जेई मेन कट ऑफ। ये जो कट ऑफ होती है ये जेई एडवांस का एग्जाम देने के लिए कट ऑफ है, मतलब जो टॉप 2.5 लाख हैं उसके लिए, उसमें कौन लोग हैं। तो ये कैटेगरी वाइज लिस्ट निकलती है। इसमें जनरल की जो कट ऑफ है अराउंड 90 परसेंटाइल के पास। अब 90 परसेंटाइल का क्या मतलब है, उसके रिलेटेड में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 93 परसेंटाइल गई थी लास्ट ईयर 2024 में। तो अराउंड 90 परसेंटाइल के आसपास रहती है जनरल के लिए। डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट है। ईडब्ल्यूएस को मैंने स्पेसिफिकली मार्क किया, देखिए 81 परसेंटाइल। अब ईडब्ल्यूएस को क्यों मार्क किया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के बारे में काफी लोगों को पता ही नहीं। ये जनरल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन किया है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रोवाइड किया है। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट बनवाना होता है, और जब जेई मेन का फॉर्म भरते हैं उसमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर से मैं कट ऑफ के ऊपर आऊंगा, जनरल की कट ऑफ क्या है, क्योंकि देखिए परसेंटाइल का फर्क है यहाँ पे, अराउंड 10 परसेंटाइल 12 परसेंटाइल का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट इतना रहता है। तो ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं नहीं आते। अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख है, पहला क्राइटेरिया तो ये। उसके अलावा ये चीजें भी होनी चाहिए कि आपकी कोई 5 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा की रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट, इसी तरह से रेजिडेंशियल प्लॉट या उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि उससे जेई मेन में जो आपकी रैंक आएगी उसमें फर्क पड़ेगा, आपको रिजर्वेशन मिलेगा, आपका कट ऑफ कम जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब कट ऑफ की बात करते हैं तो ये देखिए 24, 23, 22, 21, 20, 19 ये कट ऑफ है। तो अराउंड आप देखेंगे 93, 90, 88, 87, तो अराउंड 90 परसेंटाइल। तो मान लीजिए 93, 94 परसेंटाइल पे आप जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। ये बेसिकली आइडिया है। तो इसका परसेंटाइल का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया मान लो, तो उसमें से जो टॉप के 6 या 7 स्टूडेंट्स हैं वही जेई एडवांस का पेपर दे सकते हैं। उसका बेसिकली ये मतलब है, क्योंकि 93 स्टूडेंट्स नहीं देंगे तो जो टॉप के 7 स्टूडेंट्स हैं वही एग्जाम दे सकते हैं। अगर 100 ने दिया, ऐसे ही 15 लाख के हिसाब से आप आइडिया लगाओगे तो करीब 2.5 लाख कैंडिडेट्स बन जाएंगे। तो ये है वहां पे परसेंटाइल, यही स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। इसको जेई मेन कट ऑफ बोलते हैं। ये स्टूडेंट लिस्ट निकालते हैं। अब एक और कट ऑफ होती है,
तो ये तो क्वालिफाइंग कट ऑफ है जो जेईई एडवांस का एग्जाम देंगे। इस कट ऑफ से आपका एनआईटी में एडमिशन नहीं होता या आईआईटीज में एडमिशन नहीं होता। एनआईटी के एडमिशन के लिए एक एडमिशन कट ऑफ निकलती है। वो कब निकलती है? जब जेईई मेन का रिजल्ट आ जाता है। जेईई एडवांस का भी जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में, वो जून में रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो मैंने आपको बताया था जेईई एडवांस का पेपर मई में था और जेईई एडवांस का फाइनल रिजल्ट 10 जून के आसपास आ जाता है। 10 जून या 15 जून के बाद में उसके अराउंड काउंसलिंग स्टार्ट होती है ऑनलाइन। तो एक अथॉरिटी डिफाइन करी गई है जॉसा, जिसको बोलते हैं जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। वो अथॉरिटी क्या करती है, वो वहाँ पे एक कॉमन वेबसाइट बनती है, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, उसमें एनआईटीज आईआईटीज की भी उसी के साथ ही है, ट्रिपल आईआईटी सब उसी के साथ ही वहाँ पे काउंसलिंग कॉमन है। तो जेईई एडवांस और जेईई मेन की कॉमन होती है, ध्यान रखिए ये जो है। तो उसमें क्या होते हैं, जो प्रीवियस ईयर जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था तो उसके अप्रॉक्सीमेट लिखा जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल सकती है, वो वहाँ पे डेटा मेंशन होता है। उसके बेसिस पे आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होती है कि मेरे को इस एडमिशन चाहिए, इस कॉलेज में, इस आईआईटी में एडमिशन चाहिए। अगर आपने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया, जेईई मेन क्वालिफाई किया, तो इसमें आप एक लिस्ट भर के देते हैं जिसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होती है और आपको सीट एलोकेशन होता है। इसीलिए इसको सीट एलोकेशन अथॉरिटी बोलते हैं, दैट इज जोसा। ध्यान रखिए ये एडमिशन कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है ये वो फाइनल कट ऑफ है जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है एनआईटीज में और आईआईटीज में और ट्रिपल आईआईटीज में। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिए। अब लास्ट आ गया पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न क्या है? जेईई मेन का रीसेंट पेपर पैटर्न लिस्ट लास्ट 4 to 5 ईयर से क्या है, एग्जाम 2 बार होता है, जनवरी और अप्रैल में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम पीसीएम। टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं एक सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में भी 30 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। 30 क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 20 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होते हैं, 1 करेक्ट ऑप्शन होता है, उसमें अगर आप करेक्ट करेंगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत करेंगे तो -1 मार्क मिलता है, ऐसे होती है। और जो बाकी 10 क्वेश्चंस होता है न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड, मतलब उसमें ऑप्शन नहीं होते, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, आपको वैल्यू पुट करनी होती है, ऑलमोस्टली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें आपको +4 मिलेंगे या 0। बट इसमें कैच ये है कि आपको 10 में से 5 क्वेश्चन ही करने हैं। तो 20 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये, 25 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का, तो हो गए 100 मार्क्स। 5 क्वेश्चन ही करने, ध्यान रखिए। तो जो टॉप के आप 5 करेंगे, मतलब अगर मैंने 21st क्वेश्चन किया, 22 किया, 28, 30, ऐसे 5 ही करने, 5 से ज्यादा आपको नहीं करने, उसी के आपके मार्क्स अलॉट होते हैं। तो ये जेईई मेन का एग्जाम पैटर्न है। इसी तरह से जेईई एडवांस का एग्जाम पैटर्न ये चेंज होता रहता है, इसलिए चेंज होता रहता है क्योंकि डिफरेंट आईआईटीज डिफरेंट टाइम पे पेपर बनाती हैं। किसी साल आईआईटी गुवाहाटी पेपर बनाएगी, किसी साल आईआईटी बॉम्बे, किसी ईयर में आईआईटी दिल्ली। तो डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट आईआईटीज पेपर फॉर्म करती हैं। तो अराउंड ये 180 मार्क्स, कभी 150 मार्क्स, 154 मार्क्स अलग अलग रहता है। लेकिन इसमें 2 पेपर होते हैं, उसमें एक ही पेपर था, एक ही दिन होता है, ऑनलाइन होता है। इसमें ऑनलाइन होता है, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, एक सुबह होता है 9 to 12, एक होता है 2:30 से 5:30। अब 2 पेपर वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। आपको अगर एक दिन में 2 एग्जाम देने, आप देखिए अगर सुबह 9 बजे एग्जाम है तो आपको 8 बजे जाना पड़ेगा या 7:30 बजे वहां पे रिपोर्ट करना पड़ेगा 7:30 पे, और 7:30 से लेकर के शाम इवनिंग के 5:30 तक बहुत लंबा ड्यूरेशन है। 10 आवर्स के लिए आपको एग्जाम मोड में रहना है, इसीलिए ये पेपर और डिफिकल्ट हो जाता है। और जनरली स्टूडेंट पहला पेपर अगर खराब कर देते हैं तो उनका सेकंड पेपर ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो भी एक एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, उसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये 24 में 180 मार्क्स के 2 पेपर हुए थे। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू 1 करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यू मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, पैराग्राफ टाइप, कॉलम टाइप। तो ये डिपेंड करता है जो आईआईटी फॉर्म करती है। जनरली अभी रिसेंटली 2-3 साल से ये पैटर्न चल रहा है, ये 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ वीडियो कंप्लीट। हमने पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ, क्या क्या 75 परसेंटाइल कैसे होगा, क्या टाइमलाइन है, सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उसको रिप्लाई बैक करेंगे, जो भी बेस्ट पॉसिबल रिप्लाई होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।